Hello friends, you're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today I am starting the topic examination of the eye. In the disease examination of the eye, डिजीज़ में यानी आई की डिजीज़ में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के सामने एग्जामिनेशन ऑफ द आई, यानी कि आई का एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आप लोगों के सामने है एग्जामिनेशन ऑफ द आई, यानी कि आई का एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है। और ये आपका जो भी आप पेपर देंगे या फिर कहीं पे भी कंपटीशन के लिए भी जाएंगे या फिर आपका इंटरव्यू होगा तो इसमें आपका जो भी क्वेश्चंस हैं सब इंक्लूडेड हैं। आप इसमें अगर गौर से देखेंगे पढ़ेंगे तभी जा कर के आपको समझ में आएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा एंड तक, कैसे पूरा आपको एग्जामिनेशन ऑफ द आई यानी कि एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम आज स्टार्ट करते हैं, यानी आपको बताते हैं कैसे एग्जामिनेशन ऑफ द आई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री टेकिंग यानी पेशेंट का हिस्ट्री कैसे लिया जाता है, सबसे फर्स्ट आपका हेडिंग है इसमें एग्जामिनेशन ऑफ द आई में हिस्ट्री टेकिंग, यानी पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लिया जाए कैसे नहीं लिया जाए उसके बारे में। क्योंकि कोई भी पेशेंट अगर आपके सामने आ रहा है तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री जानना हमें ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ ए पेशेंट ऑफ द आई डिजीज़, यानी कि हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, यानी आई डिजीज़ अगर पेशेंट को है, यानी पेशेंट आई का है, आई की डिजीज़ का है, तो उसका सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे और एग्जामिनेशन लेंगे, यानी एग्जामिनेशन ऑफ द आई में हम हिस्ट्री और एग्जामिन करेंगे। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री ले रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या क्या लेते हैं। फर्स्ट आपका इसमें पॉइंट बना करके नोट करते हुए लिखते जाइएगा। तो देखिएगा, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, यानी कि हम सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन के बारे में जानेंगे। नेम, आपका नाम पेशेंट का क्या है। एज, यानी पेशेंट की एज क्या है, उम्र कितनी है, उसके बारे में हमें जानना है, क्योंकि एज के ऊपर भी डिसाइड होता है कि पेशेंट को प्रेस्बायोपिक है या नहीं है, तो उस हिसाब से भी आपका स्पेक्टिकल्स रखते हैं। सेक्स, मेल हैं या फीमेल हैं, उस आधार पे। एड्रेस, उसका एड्रेस जानना ज़रूरी है। ऑक्यूपेशन, सबसे मोस्ट है आपका ऑक्यूपेशन, यानी उसका जो काम क्या करता है वो उसको जानना बहुत ज़रूरी है, ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो चलिए सेकंड पॉइंट हम नोट करवाते हैं आपको। सेकंड पॉइंट में लिखिएगा, प्रेजेंटिंग कंप्लेन एंड ड्यूरेशन। प्रेजेंटिंग कंप्लेन यानी कि जो कंप्लेन प्रेजेंट हो, यानी इस पेशेंट आया हो उस समय क्या कंप्लेन है उसको, वो प्रेजेंटिंग कंप्लेन, और साथ में ड्यूरेशन, कब से है, यानी कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम कब से हो रही है, ठीक है। तो चलिए अब तीसरे पे लेके चल रहे हैं आपको, पास्ट हिस्ट्री। पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, यानी पेशेंट का जो पास्ट हिस्ट्री है वो कैसा है क्या है, देखिएगा। प्रीवियस डिजीज़, ट्रीटमेंट, ऑपरेशन हिस्ट्री ऑफ यूजिंग ग्लासेस फॉर डिस्टेंस और नियर, यानी कि पास्ट हिस्ट्री में प्रीवियस डिजीज़ यानी पुराना आपका जो भी डिजीज़ हो आपका, यानी पास्ट हिस्ट्री यानी जो बीत गया है, यानी इसके पहले कोई बीमारी आपको थी या नहीं थी उसके बारे में, उसमें ट्रीटमेंट आपने कैसा कराया, या फिर ऑपरेशन आपकी आई का हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर इसके पहले हम कोई भी यूजिंग ग्लास फॉर डिस्टेंस और नहीं है, या फिर हम दूर या नज़दीक का कोई चश्मा पहनते हैं या नहीं, उसके बारे में हमें पास्ट हिस्ट्री में पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैमिली हिस्ट्री, यानी फैमिली हिस्ट्री में हम क्या क्या पता लगाएंगे। तो देखिएगा, फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, बीपी, मायोपिया, ग्लूकोमा, कंजेनाइटल कैटरेक्ट, यानी कि फैमिली हिस्ट्री में हम डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में, यानी कि पेशेंट के घर में कोई, यानी कि उसकी भी पीढ़ी है उसमें कोई डायबिटीज़ मेलाइटस तो है नहीं, यानी शुगर पेशेंट को तो नहीं है, उसके घर में कोई हाइपरटेंशन या बीपी, यानी कि आपका उसके घर में कोई बीपी का पेशेंट तो नहीं है, या फिर मायोपिया, या फिर कोई घर में मायोपिया का पेशेंट तो नहीं है, यानी कि जिसमें माइनस नंबर लगता हो, या फिर कोई पेशेंट घर में ग्लूकोमा का तो नहीं है, या फिर कंजेनाइटल कैटरेक्ट,
या फिर घर में कोई किसी का कंजेनाइटल कैटरेक्ट तो नहीं है। तो इस तरह से फैमिली हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद आते हैं हम ड्रग हिस्ट्री, यानी पेशेंट की हम ड्रग हिस्ट्री कैसे लेंगे, तो उसके बारे में चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए ड्रग हिस्ट्री कैसे लेते हैं। देखिए टोबैको, स्मोकिंग एंड अल्कोहल इनटेक, यानी टोबैको ड्रग हिस्ट्री में हम देखेंगे कि वो पेशेंट जो है कोई टोबैको वगैरह तो नहीं ले रहा है, या फिर स्मोकिंग तो नहीं कर रहा है, या फिर एल्कोहल इनटेक यानी या फिर एल्कोहल तो नहीं लेता है। यानी कि किसी भी तरह से धूम्रपान हुआ, आपका नशीले पदार्थ हुआ, खाने पीने का जो भी है, ऐसा ड्रग्स तो नहीं लेता है। और उसके बाद आपका पर्सनल हिस्ट्री क्या होती है। पर्सनल हिस्ट्री में देखते हैं कि पेशेंट की जो पर्सनल हिस्ट्री में वो स्लीप, देखिए पर्सनल हिस्ट्री में हेडिंग है आपका पर्सनल हिस्ट्री। इसमें देखिए क्या क्या है, स्लीप, डाइट, किडनी, ब्लड एंड ऑल डिजीज़। स्लीप में आपका पेशेंट कितने घंटा तक सोता है, डाइट यानी पेशेंट क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, उसकी किडनी सही है या नहीं है, उसका ब्लड और सभी डिजीज़ यानी कोई भी प्रकार की डिजीज़ उसको है तो फिर किस तरह से है, ये सब चीज़ें हम किस में लेंगे, हिस्ट्री में। यानी हिस्ट्री में हम क्या क्या लेते हैं, आपका हमने बताया है आपको 6 तरीके से। उसमें आपका नेम है, एज, सेक्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, ड्यूरेशन है, पास्ट हिस्ट्री के बारे में, फैमिली हिस्ट्री के बारे में, ड्रग हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री के बारे में हमने हिस्ट्री लेना बताया। ये याद रखिएगा, आपको ये पूछा भी जा सकता है कि हिस्ट्री कैसे पेशेंट का लेते हैं, तो आप सिंपल तरीके से इसको याद रखिएगा हिस्ट्री कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं आप लोगों को आगे लेकर के एग्जामिनेशन। यानी अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, जिसमें आपका एक एक नंबर छुपा हुआ है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। यानी कि एग्जामिनेशन हम पेशेंट का कैसे करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा जो काम होता है, यानी ऑप्टोमेट्रिस्ट का जो काम होता है, वो होता है विजुअल एक्यूटी लेना। फर्स्ट आपका होता है विजुअल एक्यूटी। ठीक है, यानी कि विजुअल एक्यूटी हम कैसे लेंगे, कैसे नहीं लेंगे, उसके बारे में। तो विजुअल एक्यूटी यानी डिस्टेंस और नियर का हम जब भी करेंगे तो विजुअल एक्यूटी किसका किसका निकालेंगे, दूर का और नज़दीक का विजुअल एक्यूटी निकालेंगे, उसे चेक करेंगे और करेक्टिंग यानी उसको सही भी करेंगे, यानी उसका जो भी नंबर लग रहा है उसको नंबर भी लगा के यानी स्पेक्टिकल लगाएंगे। ठीक है, ये विजुअल एक्यूटी था। अब आगे चलते हैं हेड पास्चर। पेशेंट को हेड पास्चर तो नहीं है, यानी कि उसमें आपका सर्वाइकल टार्टिकोलिस या फिर आकुलर यानी एक्स्ट्रा आकुलर मसल्स प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी सर्वाइकल यानी कि पेशेंट को सर्वाइकल प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर आकुलर यानी एक्स्ट्रा आकुलर मसल्स में उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये आपका हेड पास्चर में आता है। थर्ड है आपका फोरहेड, यानी कि फोरहेड आपका क्या होता है, माथा, जिसे हम माथा सामने वाला फोरहेड होता है आपका, वो उसमें क्या होता है, इन केस ऑफ टोसिस रिंकलिंग ऑफ स्किन ऑफ फोरहेड, यानी पेशेंट का हम फोरहेड देखेंगे, अगर पेशेंट को टोसिस है तो रिंकलिंग ऑफ स्किन ऑफ फोरहेड यानी पेशेंट को रिंकलिंग रहेगी, आपका मतलब मुड़ा हुआ रहेगा, रिंकलिंग की तरह बना रहेगा, ये होता है फोरहेड। देख करके पता लगाना कि पेशेंट को टोसिस है या नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा फेस, यानी फेस में हमने देखेंगे क्या क्या फेस में देखना है हमें, एनी एसिमेट्री, फेशियल पैरालिसिस, अफेक्शन ऑफ स्किन, लाइक्स, हर्पिस जॉस्टर वायरस। देखिए इसमें फेस में एनी एसिमेट्री यानी फेस में किसी भी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, इस तरह से फेस का देखेंगे। फेशियल पैरालिसिस या फिर फेस में किसी प्रकार से पैरालिसिस तो नहीं हो गया है, या फिर अफेक्शन ऑफ स्किन यानी कि स्किन में इन्फेक्शंस ऑफ स्किन यानी कि कोई भी प्रकार से आपके आई में इन्फेक्शंस तो नहीं हुए हैं, या फिर आपके हर्पिस जॉस्टर तो नहीं हुआ है। हर्पिस जॉस्टर की वजह से यानी चेचक आपके फेस में कभी हुआ तो नहीं है, क्योंकि ये सब जो हमारे आई को बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं। अगर हमारे चेहरे पे इन्फेक्शंस आए या फिर पैरालिसिस हो जाए या फिर हर्पिस जॉस्टर हो जाए तो बहुत ही इफ़ेक्ट हमारे आई पे पड़ता है। इस तरह से हम फेस का करते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट आपका हेडिंग जो है एग्जामिनेशन में आईब्रो। देखिए आईब्रो में हम क्या जानते हैं, आईब्रो में फर्स्ट लॉस ऑफ हेयर और डीपिगमेंटेशन नोन एज लेप्रोसी, यानी कि लॉस ऑफ हेयर, यानी कि अगर हमारे आईब्रो का लॉस हो जाए, हेयर जो है कई लोगों का जो है आईब्रो का लेयर आपका हेयर जो होता है यानी बाल जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, और डीपिगमेंटेशन या फिर डीपिगमेंटेशन यानी अलग कलर का हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेप्रोसी। एक नंबर का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है, लॉस ऑफ हेयर और डीपिगमेंटेशन, यानी कि अगर हमारे आईब्रो का हेयर लॉस हो जाए या फिर डीपिगमेंटेशन हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम लेप्रोसी बोलेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम आपको आगे लेके चल रहे हैं। आई लैसेस क्या होते हैं, आई लैसेस उसके बारे में देखिएगा। आई लैसेस क्या होते हैं, फर्स्ट कलर, आपका आई लैसेस में पहले आपका हेडिंग लेके चल रहे हैं कलर, यानी आई लैसेस के कलर के बारे में चलिए बताते हैं। आईब्रो की तरह ही ये ध्यान रखिएगा, इसमें आईब्रो में और आई लैसेस में थोड़ा सा डिफरेंट है। द लैसेस आर वाइट आर ग्रे इन कलर नोन एज पोलियोसिस, यानी कि अगर आपका आई लैसेस चाहे वाइट कलर का हो या फिर ग्रे कलर का हो तो क्या कहलाता है, पोलियोसिस कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर इसमें आई लैसेस में डीपिगमेंटेशन हो यानी अलग कलर का हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोलियोसिस बोलेंगे। और आईब्रो में अगर कलर चेंज हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, लेप्रोसी बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा आई लैसेस में हेडिंग है आपका डायरेक्शन। क्या होता है डायरेक्शन, देखिएगा इसमें, दीज आर मिसडायरेक्टेड बैकवर्ड एंड रब अगेंस्ट द कार्निया कॉल्ड ट्रिकियासिस, यानी डायरेक्शन देखेंगे आई लैसेस का, अगर उसका डायरेक्शन मिस डायरेक्शन हो यानी अलग अलग डायरेक्शन में हो और बैकवर्ड हो और क्या करे, कार्निया को रब करे यानी कार्निया को रब करे, वो क्या कहलाता है, ट्रिकियासिस कहलाता है। यानी कि अगर उसका डायरेक्शन अलग अलग हो तो और उसके बाद वो बैकवर्ड हो और कार्निया को रब करे तो उस समय हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रिकियासिस। वो डिजीज आपका क्या कहलाएगा, ट्रिकियासिस। ठीक है, इसको नोट करिएगा बढ़िया तरीके से, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा जो भी बताया जा रहा है। अब रो के बारे में चलिए, अभी तो आई लैसेस के डायरेक्शन आई लैसेस के कलर और डायरेक्शन देखा हमने, अब उसके बाद रो पे आते हैं। आई लैसेस का रो क्या होता है, देखिए आई लैसेस के रो, मल्टीपल रो आर आई लैसेस इज नोन एज डिस्टिकियासिस, यानी कि जो रो बनते हैं, कुछ ऊपर हो गया, कुछ नीचे, कुछ दाएं या बाएं आपका जा रहा है रो, तो मल्टीपल रो आर आई लैसेस इज नोन एज डिस्टिकियासिस, यानी डिस्टिकियासिस किसे कहते हैं और ट्रिकियासिस किसे कहते हैं। ये आपका कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। अगर अलग अलग डायरेक्शन में है यानी कि मल्टीपल रो हो यानी अलग अलग रो में हो, कुछ दूर तक जो है सेम होकर के अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ दूर होकर के फिर अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो आपका क्या होता है, ट्रिकियासिस होता है। ठीक है, और रो में क्या, मल्टीपल अलग अलग रो बने होते हैं, कुछ नीचे ऊपर एकदम ज़्यादा तरह से होते हैं, तो वो आपका डिस्टिकियासिस होता है। और ट्रिकियासिस में एक ही तरफ का मिस डायरेक्शन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह से आई लैसेस में आपका पोलियोसिस डिजीज होता है, ट्रिकियासिस और डिस्टिकियासिस डिजीज होते हैं। आइए आगे चलते हैं आप लोगों के लेकर के आईलिड की डिजीज़, यानी कि आईलिड की डिजीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में देखिएगा। आईलिड की डिजीज़ क्या होती हैं, यानी फर्स्ट आपका है लिड मार्जिन। आईलिड में जो लिड की मार्जिन यानी किनारे वाला जो पोर्शन है, हमने आईलैसेस को तो पहले बता दिया, अब आईलैसेस का जो किनारे वाला पोर्शन आ गया है उसे हम लिड मार्जिन बोलते हैं। उस लिड मार्जिन में कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं उसके बारे में देखिएगा। देखिए फर्स्ट आपका स्टाई या फिर एक्सटर्नल हार्डियोलम इसे बोलते हैं। लिड मार्जिन में फर्स्ट आपका है स्टाई या फिर एक्सटर्नल हार्डियोलम किसे कहते हैं उसके बारे में देखिए। इन्फ्लामेशन ऑफ जिज ग्लैंड, यानी ग्लैंड के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, जो जहाँ पे ग्लैंड आपका है, यानी लिड मार्जिन पे अगर आपका ये आपका ग्लैंड है
तो उसे हम क्या बोलेंगे, जिस ग्लैंड होता है उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो क्या कहलाता है, स्टाई कहलाती है। ठीक है, स्टाई कहलाता है। अब देखिए इसमें सेकंड है आपका कैलेजियन। ठीक है, कैलेजियन में क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ मीबोमियन डक्ट। ठीक है, मीबोमियन डक्ट, यहाँ पे देखिए क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ द डक्ट ऑफ द मीबोमियन ग्लैंड, यानी कि इसमें कैलेजियन में जो मीबोमियन ग्लैंड होता है उसमें आपका क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, बंद हो जाता है, उसका जो होल होता है उसका ब्लॉकेज हो जाता है, यानी ब्लॉकेज ऑफ मीबोमियन ग्लैंड, यानी कि मीबोमियन ग्लैंड का जो डक्ट होता है उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, फिर वहाँ पे इन्फेक्शंस होना चालू हो जाता है। तो क्या कहलाता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, जो आपका आईलिड मार्जिन से अवे होता है उसे हम कैलेजियन बोलते हैं, और जो आईलिड के मार्जिन पे होता है वो स्टाई होता है। ठीक है, अब देखिए एक एक्सटर्नल हार्डियोलम स्टाई को बोलते हैं, और इंटरनल हार्डियोलम किसे बोलते हैं, इंटरनल हार्डियोलम में इन्फ्लामेशन ऑफ द मीबोमियन ग्लैंड, यानी कि अगर मीबोमियन वही चीज़ आपका कैलेजियन, यानी कैलेजियन का जब क्रॉनिक हो जाता है, पहले कैलेजियन होता है, अगर वो ठीक नहीं होता है फिर वो पुराना हो जाता है, क्रॉनिक में जाता है, तो उसमें इन्फ्लामेशन होने लगती है। जब इन्फ्लामेशन होने लगती है आपका मीबोमियन ग्लैंड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल हार्डियोलम बोलते हैं। ठीक है, ये आईलिड की डिजीज होती है जिसमें हम इसे क्या बोलते हैं, इंटरनल हार्डियोलम बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आईलिड के डायरेक्शन के बारे में चलते हैं। ठीक है, आईलिड की डायरेक्शन कैसे होती है उसके बारे में चलिए डायरेक्शन देखिएगा। इनवर्ड रोलिंग ऑफ द लिड मार्जिन, यानी कि डायरेक्शन के हिसाब से हम जब देखेंगे, अगर आपका इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ हो, आपका आईलिड क्या हो, अंदर की तरफ हो, इनवर्ड यानी अंदर की तरफ रोल करता हुआ हो लिड मार्जिन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रोपियन बोलेंगे। ठीक है, आपका अगर आईलिड मार्जिन जो होता है अगर अंदर की तरफ हो है तो उसे हम इंट्रोपियन बोलते हैं। ठीक है, इसको बढ़िया से नोट करिएगा, इंट्रोपियन बोलते हैं। सेकंड आपका है आउटवर्ड रोलिंग ऑफ द आईलिड मार्जिन, यानी अगर बाहर की तरफ हमारी आईलिड मार्जिन जो है बाहर की तरफ हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्ट्रोपियन, यानी कि हमारी आईलिड मार्जिन जब बाहर की तरफ हो तो उसे एक्ट्रोपियन बोलते हैं, और जब अंदर की तरफ हो तो उसे इंट्रोपियन बोलते हैं। इसको बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। इन मतलब अंदर, आपका एक्ट मतलब बाहर, आउट मतलब एक हिसाब से बाहर होता है, तो यहाँ पे एक्ट दिया है तो यहाँ पे इन कर लीजिए, इंट्रोपियन हो गया, एक्ट मतलब एक्ट्रोपियन हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपको लेके चल रहे हैं इन्फ्लामेशन में, यानी कि आईलिड में अगर आईलिड मार्जिन में इन्फ्लामेशन हो जाए तब क्या होता है, देखिएगा। इन्फ्लामेशन ऑफ द आईलिड मार्जिन इज नोन एज ब्लेफेराइटिस, यानी अगर हमारे आईलिड मार्जिन में क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लेफेराइटिस बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका ब्लेफेराइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन हमारे आईलिड मार्जिन में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लेफेराइटिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको लेके चल रहे हैं इसमें टोसिस। देखिए ये भी आपका जो है क्वेश्चंस, ब्लेफेराइटिस और टोसिस, ये आपका जो है 5-5 नंबर का स्टार्ट में पूछा जाने वाला क्वेश्चंस है। टोसिस क्या होता है, टोसिस आपसे कोई भी पूछ सकता है टोसिस क्या होता है। ठीक है, तो टोसिस का सिंपल सा है, टोसिस ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड बिलो इट्स नॉर्मल पोजीशन, यानी कि टोसिस में हमारा क्या होता है, ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड, यानी कि हमारी आईलिड क्या होती है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है आईलिड का वो जो है ड्रूप यानी कि ढका रहता है, बिलो इट्स नॉर्मल पोजीशन, यानी नॉर्मल पोजीशन की अपेक्षा ज़्यादा जो है क्या होता है, ढक जाता है, तो उसे हम टोसिस बोलते हैं। यानी कि हमारी आईलिड जो होती है वो नॉर्मल पोजीशन की अपेक्षा ज़्यादा ड्रूप कर जाती है, ढक लेती है। कार्नियक तो हमें देखने में दिक्कत होती है, तो हम अपनी आँख को ऐसे ऊपर उठा करके देखते हैं, तो उस समय हम उसे क्या बोलते हैं, टोसिस बोलते हैं। ठीक है, टोसिस क्या होता है आपको पता हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम लेके आपको बता रहे हैं क्या होता है, कोलोबोमा। कोलोबोमा
क्या होता है क्लोबोमा आपका इस हर जगह आएगा। तो क्लोबोमा का मतलब होता है ट्राईएंगुलर गैप होता है, चाहे किसी भी चीज़ का हो, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा जान भी लीजिए। देयर इज ट्राईएंगुलर गैप इन द लिड मार्जिन विथ द absence ऑफ आईलैशेस एंड ग्लैंड इन द अफेक्टेड एरिया। यानी कि क्लोबोमा में आपका यहाँ पे देयर इज ट्रायंगुलर गैप इन द लिड मार्जिन, यानी लिड मार्जिन में हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर गैप बन जाता है। और साथ में absence ऑफ द आईलैशेस, और आईलैशेस क्या हो जाते हैं, absence हो जाते हैं। और अफेक्टेड एरिया और ग्लैंड जो होता है वहाँ पे नहीं होता है, जहाँ पे ये जो एरिया जो अफेक्टेड होती है वहाँ के ग्लैंड और लैसेस क्या हो जाते हैं, absence हो जाते हैं, ठीक है। अब आपका चालू होता है सिम्बलेफ्रान। क्या होता है सिम्बलेफ्रान, उसके बारे में देखिएगा सिम्बलेफ्रान क्या होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों को सिम्बलेफ्रान, ठीक है। इसमें पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आईलिड अडहेयर विथ एंटीरियर सरफेस ऑफ द आईबॉल, यानी जो पोस्टीरियर सरफेस होता है आईलिड का वो अडहेयर किससे हो जाता है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द आईबॉल, यानी जो आईबॉल का एंटीरियर सरफेस है वो पोस्टीरियर सरफेस की आईबॉल से अगर अडहेयर हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिम्बलेफ्रान बोलते हैं, यानी पोस्टीरियर सरफेस। अब देखिएगा ध्यान से, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आईलिड, यानी जो हमारी आईलिड है, यानी आईलिड के नीचे वाला जो पार्ट है, यानी कि पैल्पेब्रल पार्ट जो होता है वो अडहेयर किससे हो जाता है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द आईबॉल, यानी आईबॉल यानी बल्बर देख रहे हैं, बल्बर कंजक्टिवा जिसे बोलते हैं, उस वाले पार्ट पे, यानी कि स्क्लेरा वाले पार्ट पे, स्क्लेरा है आपका कार्निया है, उसे हम एंटीरियर सरफेस आईबॉल का बोलते हैं। उससे आकर के अडहेयर यानी एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिम्बलेफ्रान बोलते हैं। ये आपका बचपन में अधिकतर हुआ भी होगा इसमें सिम्बलेफ्रान में, कि हमारी आई जो है चिपक जाती है, ठीक है। अब देखिए आगे एंकिलोब्लेफ्रान क्या होता है। एंकिलोब्लेफ्रान में आपका अपर एंड लोअर आईलिड मार्जिन अडहेयर विथ ईच अदर, यानी कि ऊपर का और नीचे का, अपर एंड लोअर आईलिड मार्जिन, ऊपर वाला और नीचे वाला जो पार्ट होता है आईलिड मार्जिन का वो एक दूसरे से अगर अडहेयर हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एंकिलोब्लेफ्रान बोलते हैं, ठीक है। अपर एंड लोअर आईलिड मार्जिन, यानी कि ऊपर का और नीचे का अगर हमारा आईलिड मार्जिन अडहेयर हो जाता है एक दूसरे से तो उसे हम बोलते हैं एंकिलोब्लेफ्रान, ठीक है। चलिए अब ये आपका पूरा आईलिड मार्जिन और आईलिड से रिलेटेड जो भी डिजीज़ थे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी थे, इसमें सब हमने आपको इसमें बता दिया है, एक एक नंबर का जो भी पूछा जाता है, ठीक है। अब चलिए हम आपको लेकर चल रहे हैं आईबॉल में, ठीक है। आईबॉल के बारे में क्या होता है आईबॉल, उसके बारे में, ठीक है। चलिए अब हम आईबॉल में आपको बताते हैं। आईबॉल में फर्स्ट आपका हेडिंग है साइज के बारे में, यानी आईबॉल की साइज क्या होती है क्या नहीं होती है कितनी, ठीक है। आईबॉल की साइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। साइज में अगर आपकी आईबॉल की साइज स्मॉल इन साइज इज नोन एज माइक्रो ऑप्थेल्मोस, बिग इन साइज इज नोन एज मैक्रो और बुप्थेल्मोस, यानी कि हमारी अगर आई छोटी हो तो उसे हम सिंपल सा, छोटी को हम माइक्रो बोलते हैं, छोटे चीज़ को हम माइक्रो बोलते हैं, माइक्रो ऑप्थेल्मोस, यानी ऑप्थेल्मो मतलब आईबॉल, ठीक है, यानी कि माइक्रो ऑप्थेल्मोस बोलते हैं। अगर वही हमारा आईबॉल जो बड़ा हो जाता है, बड़ी साइज में होता है, तो उसे मैक्रो ऑप्थेल्मोस या बुप्थेल्मोस, आपको हर जगह जो है आपका बुप्थेल्मोस मिलेगा, ठीक है। माइक्रो ऑप्थेल्मोस या बुप्थेल्मोस, यानी कि छोटा हो जाए तो उसे हम माइक्रो ऑप्थेल्मोस और बड़ा हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, बुप्थेल्मोस बोलते हैं, ठीक है। ये साइज था। अब चलिए अब पोजीशन के बारे में हम देखते हैं, पोजीशन क्या होता है। देखिए इसमें पोजीशन में बता रहा है प्रोट्यूटेड ऑफ द आईबॉल इज नोन एज इग्स ऑप्थेल्मोस, यानी प्रोट्यूटेड ऑफ द आईबॉल इज नोन एज इग्स ऑप्थेल्मोस, यानी कि आईबॉल जो है अगर बाहर की तरफ ज़्यादा निकला हुआ है, कुछ लोगों का आईबॉल ऐसा लगता भी है कि बाहर ही निकल जाएगा आईबॉल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इग्स ऑप्थेल्मोस बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड है श्रिंक इन द साइट इन द सॉकेट,
इज नोन एज इन ऑप्थेल्मोस, यानी कि अगर श्रिंकन हो जाए साइड यानी सॉकेट में ही, यानी अंदर की तरफ धसी हुई हो हमारी आँखें, कई लोगों का आँख जो अंदर की तरफ धसा भी हुआ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन ऑप्थेल्मोस बोलते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन, अगर हमारी आई बाल जो है हमारा क्या हो, डेविएट हो नॉर्मल पोजीशन से, अलग अलग भागने लगे, यानी कि तिरछा देखना, जिसे हम बोलते हैं तिरछा देखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्विंट बोलते हैं। ठीक है। स्क्विंट को हम कैसे बताते हैं, डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन, यानी नॉर्मल पोजीशन से अलग जाए उसे हम स्क्विंट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियसली ओसिलेटिंग ऑफ द आई बॉल, यानी कि स्पॉन्टेनियसली यानी धीरे धीरे ओसिलेट मतलब हिलता रहे ऑफ द आई बॉल, यानी कि आई बॉल धीरे धीरे हमारा आई बॉल जो है हिलता हुआ, जैसे कोई नाले में आपका शैवाल्स होते हैं, धीरे धीरे उसमें क्या होते हैं, पानी जाता है तो हिलता है, उसी तरह से हमारे आई बॉल जो है हमारे आँखों में एकदम धीरे धीरे एकदम लगातार हिलता रहता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, निस्टैग्मस बोलते हैं। बहुत से ऐसे लोगों में आप देखेंगे निस्टैग्मस के पेशेंट होते हैं, उसमें आई बॉल जो है एकदम हिलता हुआ नज़र आएगा, उसे हम बोलते हैं निस्टैग्मस। ठीक है। ये थे हमारे आई बॉल के बारे में। अब चलिए अब आपको ले करके चल रहे हैं एंटीरियर सेगमेंट, क्या होते हैं एंटीरियर सेगमेंट के बारे में। तो देखिएगा एंटीरियर सेगमेंट सब देखिए, इसमें आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी नॉलेज मिलेगा कि एंटीरियर सेगमेंट में कैसे क्या करते हैं। तो चलिए एंटीरियर सेगमेंट हम स्टार्ट करते हैं। एंटीरियर सेगमेंट एग्जामिन विथ, यानी एंटीरियर सेगमेंट को हम एग्जामिन करते हैं विथ द किसकी सहायता से, डिफ्यूज्ड लाइट या फिर ऑब्लिक इल्यूमिनेशन करके। ठीक है। देखिए यानी कि अगर हम इंटीरियर सेगमेंट को देखना चाहें तो डिफ्यूज लाइट यानी टार्च की सहायता से हम देख सकते हैं, या फिर ऑब्लिक इल्यूमिनेशन करके, यानी ऑब्लिक इल्यूमिनेशन में क्या क्या आते हैं, बाइनॉकुलर लूप होता है या फिर स्लिट लैंप होता है। ठीक है। ऑब्लिक इल्यूमिनेशन में आपका बाइनॉकुलर लूप या फिर स्लिट लैंप पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रेटोमीटर, यानी कि क्रेटोमीटर से हम क्या करते हैं उसके बारे में है, यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ इंटीरियर कर्वेचर ऑफ कार्निया। याद रखिएगा, इसी तरह से अगर आपको कोई पूछिएगा क्रेटोमीटर से क्या करते हैं, तो यूज्ड इन मेजरमेंट यानी मेजरमेंट करते हैं क्या चीज़, इंटीरियर कर्वेचर ऑफ कार्निया, यानी कि जो कार्निया का कर्वेचर होता है, इंटीरियर कर्वेचर होता है, उसी को हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। उससे ही हम आपका क्रेटोमीटर बोलते हैं, ना कि पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ कार्निया। हमेशा याद रखिएगा इंटीरियर कर्वेचर ऑफ कार्निया, यानी कार्निया के कर्वेचर को, इंटीरियर कर्वेचर को मेज़र किया जाता है किसकी सहायता से, क्रेटोमीटर की सहायता से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैचीमीटर, यानी पैचीमीटर की सहायता से क्या करते हैं, यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ द कार्निया, यानी कि कार्निया के थिकनेस को मेजरमेंट किसकी सहायता से किया जाता है, पैचीमीटर की सहायता से कार्निया के थिकनेस को मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है। इसको याद रखिएगा, कार्निया की थिकनेस कैसे मेजरमेंट किया जाता है, आपका पैचीमीटर इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। और गोनियोस्कोपी की सहायता से हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंटीरियर चैम्बर, यानी कि इंटीरियर चैम्बर का जो एंगल है उसके बारे में हम गोनियोस्कोपी की सहायता से मेज़रमेंट करते हैं। ठीक है। इस तरह से हम इंटीरियर सेगमेंट का एग्जामिन करते हैं किसकी सहायता से, या फिर डिफ्यूज लाइट हो, या ऑब्लिक इल्यूमिनेशन हो, या फिर क्रेटोमीटर हो, या फिर पैचीमीटर हो, या फिर गोनियोस्कोपी हो। इस तरह से हम मेज़रमेंट करते हैं इंटीरियर सेगमेंट का। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे आपको ले करके चल रहे हैं कंजक्टाइवा, क्या होता है कंजक्टाइवा उसके बारे में। ठीक है। चलिए अब हम आपको कंजक्टाइवा के बारे में बताते हैं क्या होता है कंजक्टाइवा। फर्स्ट बल्बर कंजक्टाइवा, क्या होता है बल्बर कंजक्टाइवा, देखिएगा इसमें आप कंजक्टाइवा, यानी कंजक्टाइवा जो आपका तीन तरह से हैं, तीन पार्ट होते हैं आपके, बल्बर कंजक्टाइवा, पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा और फॉर्निक्स। ठीक है।
पल्पेब्रल फॉर्निक्स होता है। तो उसमें फर्स्ट हम बल्बर कंजक्टाइवा के बारे में देखेंगे, ठीक है। देखिए, कंजेशन या फिर रेड आई या फिर एडिमा, सब कंजक्टाइवल हैमरेज या फिर एनी पिगमेंटेशन नोन एज बिटार्ट स्पॉट या फिर ग्रोटेरिजियम। यानी कि इसमें देखिए क्या क्या है, कंजेशन, एडिमा, सब कंजक्टाइवल हैमरेज, एनी पिगमेंटेशन, बिटार्ट स्पॉट, ग्रोटेरिजियम। देखिए इसमें क्या क्या बताया जा रहा है आपको। कंजक्टाइवा में कंजेशन यानी कंजेशन हो, रेड आई यानी हमारी आई में कंजेशन देखिए याद रखिएगा, रेड आई जो पेशेंट बताता है और हम अगर अपनी भाषा में लिखेंगे तो कंजेशन लिखते हैं, ठीक है। कंजेशन। एडिमा यानी स्वेलिंग होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडिमा हो जाता है। या फिर सब कंजक्टाइवल हैमरेज यानी सब कंजक्टाइवल हैमरेज, इस आपका कंजक्टाइवा में चोट जैसे लग जाता है, पूरी तरह से भरा गुब्बारे की तरह फूल जाता है, वो सब कंजक्टाइवल हैमरेज होता है। ब्लड पूरा दिखाई देता है। एनी पिगमेंटेशन या फिर किसी तरह से हमारे आई बाल पे पिगमेंट की तरह दिखाई देने लगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, बिटार्ट स्पॉट इज आल्सो नोन एज ए विटामिन ए डेफिशिएंसी। यानी बिटार्ट स्पॉट जो हमारा होता है क्या, जिसमें हम विटामिन ए की डिफिशिएंसी में बिटार्ट स्पॉट होता है। यानी कि अगर किसी भी प्रकार से पिगमेंटेशन हो रहा है तो वो बिटार्ट स्पॉट होता है। बिटार्ट स्पॉट की कंडीशन में हम विटामिन ए का कैप्सूल खिलाते हैं, ठीक है। ग्रो यानी किसी भी प्रकार से हमारे आई बाल पे ग्रो किसी भी चीज़ का होने लगे तो उसे हम टेरिजियम बोलते हैं, ठीक है। आपका इसमें मांस का ग्रो होने लगता है कंजक्टाइवा पे तो उसमें उसे हम क्या बोलते हैं, टेरिजियम बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा बल्बर कंजक्टाइवा की डिजीज़ थी। आप देखिए पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा की डिजीज़ क्या होती हैं उसके बारे में। पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा में कंजेशन होता है, फॉरेन बॉडी या फिर कांक्रेशंस होता है, ठीक है। कंजेशन तो आपको बता ही दिए हैं कि रेडनेस इसमें पैल्पेब्रल में भी हो सकता है। फॉरेन बॉडी, पैल्पेब्रल वाले पार्ट पे आपका क्या होता है, फॉरेन बॉडी भी आकर के चिपक जाते हैं। और कांक्रेशन में आपका जिसे इसमें छोटे छोटे दाने जो है हमारे पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा पे आ जाते हैं तो उसे वो हमारे पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा पे पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से बल्बर कंजक्टाइवा, पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा की डिजीज़ होती हैं। अब आगे देखिएगा इसमें कांक्रेशंस में कौन कौन से होते हैं, फॉलिकल्स या फिर पेपिलाई, ठीक है। फॉलिकल्स में क्या होता है, अकुमुलेशन ऑफ WBC सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। यानी अकुमुलेशन हो जाए, WBC का अकुमुलेशन हो जाए किसकी सहायता से, ब्लड कैपिलरीज की सहायता से। अगर हमारे इस पे कंजक्टाइवा पे पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा पे वाइट कलर का दिखता है उस तो फॉलिकल्स से होते हैं, ठीक है। फिर पेपिलाई क्या होता है, पेपिलाई में आपका कलेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ बंचेज। यानी कलेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स यानी ब्लड वेसल्स का कलेक्शंस हो जाए जो बंचेज में यानी कि अंगूर का गुच्छा होता है उस तरह से अगर कलेक्शन हो ब्लड वेसल्स का तो क्या होता है हमारा पेपिलाई, उसे हम क्या बोलते हैं, पेपिलाई बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए आपको लेकर चल रहे हैं कार्निया की डिजीज़ के बारे में, ठीक है। कार्निया की डिजीज़ क्या होती है उसके बारे में देखिएगा। कार्निया की डिजीज़ में, कार्निया में आपका फर्स्ट है डायामीटर, ठीक है। यानी डायामीटर हमारी कार्निया की क्या होती है उसके बारे में, ठीक है। नॉर्मल देखिएगा, नॉर्मल वर्टिकल 11 mm एंड हॉरिजॉन्टल 12 mm, इट इज़ मेजर्ड बाय ग्रेटोमीटर। यानी डायमीटर हम जब देखते हैं कार्निया का तो उससे हम वर्टिकल यानी वर्टिकली उसका कितना होता है 11 mm का होता है और हॉरिजॉन्टली कितना होता है 12 mm होता है डायमीटर उसका, ठीक है। और उसके बाद कार्निया का हम मेज़रमेंट किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से करते हैं, ग्रेटोमीटर की सहायता से मेज़रमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इट इज़ स्मॉल इन साइज। अगर हमारी कार्निया जो छोटी हो जाए, स्मॉल हो जाए साइज में तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो कार्निया बोलते हैं। अगर यही इट इज़ लार्ज इन साइज तो इसे हम क्या बोलें, अगर लार्ज साइज में हो तो इसे मेगैलो कार्निया बोलते हैं, ठीक है।
यानी कि अगर हमारी कार्निया की साइज़ छोटी हो जाए तो उसे माइक्रो कार्निया, अगर बड़ी हो जाए तो मेगैलो कार्निया बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट आपको ले करके चल रहे हैं इस कार्निया के कर्वेचर यानी डायमीटर के बारे में आप जान गए। तो अब चलिए हम कर्वेचर यानी कार्निया के कर्वेचर के बारे में लेके चल रहे हैं। क्या होता है कार्निया का कर्वेचर यानी कार्निया का कर्वेचर के बारे में देखिए। इट इज मेजर्ड बाय केराटोमीटर, इंक्रीज कर्वेचर इन केराटोकोनस एंड डिक्रीज कर्वेचर इन प्लेनो कार्निया। यानी कि देखिए इसमें क्या बता रहा है कर्वेचर में, इट इज़ मेजर्ड बाय केराटोमीटर यानी कार्निया को हम मेजर किसकी सहायता से करते हैं, केराटोमीटर की सहायता से हम मेज़र करते हैं। इंक्रीज कर्वेचर इन केराटोकोनस यानी कार्निया अगर आपका कर्वेचर बढ़ जा रहा है, कार्निया का कर्वेचर बढ़ जा रहा है तो उससे हम क्या बोलते हैं, केराटोकोनस बोलते हैं। और अगर वही कार्निया का कर्वेचर कम हो जा रहा है तो उससे हम क्या बोलते हैं, प्लेनो कार्निया यानी कार्निया एकदम प्लेन हो जाती है तो उसे हम प्लेनो कार्निया बोलते हैं। ठीक है, अब आपका आता है स्मूथनेस यानी कि स्मूथनेस, कार्निया की स्मूथनेस के बारे में कैसे एग्जामिन करते हैं कि कार्निया स्मूथ है या नहीं है। तो इट इज़ एग्जामिन बाय प्लेसिडास डिस्क यानी कि इसको हम एग्जामिन किसकी सहायता से करते हैं, प्लेसिडास के डिस्क की सहायता से एग्जामिन करते हैं स्मूथनेस कार्निया का। ठीक है, और कार्निया का ट्रांसपेरेंसी कैसे एग्जामिन करते हैं इसके बारे में देखिए। कार्नियल ओपेसिटी इज फॉर्म ड्यू टू रिजल्ट ऑफ कार्नियल अल्सर। इट इज़ 3 टाइप्स, फर्स्ट नेबुलर कार्नियल ओपेसिटी, सेकेंड मैकुलर कार्नियल ओपेसिटी एंड थर्ड ल्यूकोमेटस कार्नियल ओपेसिटी। यानी ट्रांसपेरेंसी के बारे में अगर हम देखेंगे कार्निया, देखिए इसके बारे में, कार्नियल ओपेसिटी इज फॉर्म ड्यू टू रिजल्ट ऑफ कार्नियल अल्सर। यानी कि कार्नियल ओपेसिटी कैसे होती है हमारे आई का, यानी कार्निया का जो है कार्निया ओपेसिटी कैसे हो जाती है, ड्यू टू रिजल्ट ऑफ कार्नियल अल्सर। यानी कि अगर कार्निया में चोट लगे तो कार्नियल अल्सर यानी कार्निया में अल्सर बन जाता है। यानी और ये 3 तरह से बढ़ता है। देखिए फर्स्ट होता है आपका, अगर जब चोट लगती है कार्निया में तो फर्स्ट जो होता है स्टेज नेबुलर कार्नियल ओपेसिटी, यानी देखिए इस तरह से होता है नेबुलर कार्नियल ओपेसिटी, मैकुलर, उसके बाद मैकुलर थोड़ा सा और बढ़ जाता है और फिर अंदर की तरफ जब इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो ल्यूकोमेटस कार्नियल ओपेसिटी होता है। उसके बाद फाइनली आपका कार्निया क्या हो जाता है, ओपेक हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका कार्नियल आपका ट्रांसपेरेंसी लॉस होता है। ठीक है, अब आते हैं कार्निया के सेंसेशन के बारे में। यानी सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए सेंसेशन क्या होता है। इट इज़ टेस्टेड यानी कार्निया को अगर सेंसेशन चेक करना है, इट इज़ टेस्टेड बाय टचिंग द कार्निया विथ ए कॉटन वूल। नॉर्मली देयर इज ए ब्रिस्क रिफ्लैक्स क्लोजर ऑफ द लिड, इट इज़ नोन एज कार्नियल रिफ्लैक्स। यानी कार्नियल रिफ्लैक्स अगर जानना है तो इसको टेस्ट करने के लिए इट इज़ टेस्टेड यानी इसको टेस्ट करने के लिए बाय टचिंग द कार्निया यानी कार्निया को टच करना होता है। किसकी सहायता से, विथ ए कॉटन वूल यानी काटन का एक उसमें डंडी की तरह बना करके उसी से कार्निया को टच करिए। नॉर्मली देयर इज ए ब्रिस्क रिफ्लेक्स, इसमें नॉर्मल अगर रहे तो उसमें रिफ्लेक्स आता है, जिसमें रिफ्लेक्स में क्लोजर ऑफ द आईलिड यानी आईलिड जो है क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। ये आपका क्या कहलाता है, इट इज़ नोन एज कार्नियल रिफ्लेक्स। यानी यही हमारा क्या कहलाता है, कार्नियल रिफ्लेक्स कहलाता है। यानी जब भी अगर आपको ये भी याद रखना है, अगर किसी भी पेशेंट कह रहे हैं कोई भी अगर आदमी का डेथ हो जा रहा है तो उसमें ये भी पहचान करना होता है आदमी का डेथ हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप ये तरीका आसानी से अपना करके पता लगा सकते हैं कि आदमी का डेथ हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, आइए लास्ट आपका चल रहे हैं इसमें थिकनेस यानी कार्निया की थिकनेस के बारे में। द थिकनेस ऑफ द कार्निया एट पेरिफेरी 0.67 mm एंड इन द सेंटर 0.52 mm। इट इज़ मेजर्ड बाई पैचीमीटर। यानी कार्निया का थिकनेस जो होता है उसका पेरिफेरी यानी किनारे वाला कितना थिकनेस होता है, 0.67 mm होता है और सेंटर पे 0.52 mm पाया जाता है कार्निया का थिकनेस। और इसको मेज़रमेंट किसकी सहायता से किया जाता है, इसके पहले हमने बता दिया था, पैचीमीटर की सहायता से मेज़रमेंट किया जाता है। ठीक है, आगे चलिए आपको लेकर चल रहे हैं स्क्लेरा
क्या होता है स्क्लेरा के बारे में देखिए। स्क्लेरा की डिजीज़ क्या होती हैं देखिए इसमें। फर्स्ट स्क्लेरा में वेसल्स, यानी वेसल्स के बारे में। सिलरी कंजेशन एंड नोड्यूल इज सीन इन एपिस्क्लेराइटिस एंड स्क्लेराइटिस, यानी वेसल्स में हम देखेंगे स्क्लेरा में तो सिलरी कंजेशन, यानी सिलरी कंजेशन से होता है। और उसके बाद नोड्यूल इज सीन, यानी कि दाने की तरह जो है हमारा अगर दिखाई देता है कब, या तो एपिस्क्लेराइटिस होगा या फिर स्क्लेराइटिस की कंडीशन में होता है, यानी कि हमारा इन्फेक्शन हो जाता है स्क्लेरा में तो दाने बनने लगते हैं, तो तभी होता है। कलर, अब देखिए इसमें कलर में क्या होता है, इसमें अगर कि स्क्लेरा में कलर की प्रॉब्लम्स यानी चेंजिंग आती है कब, थिनिंग, जब आपका पतला हो तो पिगमेंटेशन, यानी पिगमेंटेशन होने लगता है। एक्टेसिया, एक्टेसिया की कंडीशन में, एक्टेसिया किसे कहते हैं, जब आपका पतला होता है कार्निया कह रहे हैं स्क्लेरा, स्क्लेरा जब आपका पतला होता है तो उसे हम एक्टेसिया बोलते हैं। स्टेफाइलोमा एंड ब्लू स्क्लेराइटिस, स्टेफाइलोमा भी आपका जब आपका स्क्लेरा पतला हो जाता है तो आगे की तरफ बल्ज करने लगता है, आगे की तरफ फेंकने लगता है, तो स्टेफाइलोमा कहलाता है। एंड ब्लू स्क्लेराइटिस, अगर आपकी स्क्लेरा में इन्फेक्शंस हैं तो ब्लू यानी पतली हो जाती हैं तो पीछे का आपका कोराइड दिखने लगता है तो वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, तो उसे हम ब्लू स्क्लेराइटिस बोलते हैं। ठीक है, ये था स्क्लेरा के बारे में। अब चलिए आपको फिर से हम इसमें एग्जामिनेशन ऑफ द एंटीरियर चैम्बर, अब हम एंटीरियर चैम्बर में लेके चल रहे हैं कि एग्जामिन क्या क्या करेंगे देखिएगा इसमें। फर्स्ट है आपका डेप्थ, एंटीरियर चैम्बर में आपका डेप्थ क्या होता है, डेप्थ द नॉर्मल डेप्थ इज़ 2.5 mm, यानी कि जो इंटीरियर चैम्बर का डेप्थ कितना है 2.5 mm होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें सैलो, अगर हमारा इंटीरियर चैम्बर सैलो हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर साइनेकिया बोलते हैं। ठीक है, एंटीरियर साइनेकिया का मतलब होता है उसमें अगर आपका आयरिस कार्निया से आकर के चिपक जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर साइनेकिया बोलते हैं। डीप, यानी डीप में क्या होता है, अगर ज़्यादा गहरा हो जा रहा है तो वो कब होता है, अफेकिया की कंडीशन में या बुप्थेल्मोस की कंडीशन में। अफेकिया में आपका लेंस गायब नहीं रहता, एब्सेंस ऑफ लेंस इज नोन एज अफेकिया, यानी कि लेंस में अगर लेंस नहीं है तो उसे हम अफेकिया बोलते हैं। ठीक है, तो और बुप्थेल्मोस यानी कि हमारे आईबाल जो है बड़ी हो जाती है तो भी बोलते हैं। और देखिए थर्ड है आपका इरेगुलर, यानी सबलक्जेशन ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस जो है क्या होता है सबलक्जेट हो जाता है। लक्जेशन मतलब पूरी तरह से हमारा लेंस टूट जाता है, क्रिस्टलाइन लेंस जो है हमारा टूट जाता है तो उसे लक्जेशन बोलते हैं। सबलक्जेशन मतलब आधा टूटा होता है तो उसे हम इरेगुलर फॉर्म में ही होता है। ठीक है, इस तरह से हम डेप्थ चेक करते हैं। अब देखिए इसमें कंटेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं। एक्वस फ्लेयर, यानी इसमें क्या पाए जाते हैं, एक्वस पाए जाते हैं। हमारे एंटीरियर चैम्बर में क्या पाए जाते हैं, चाहे एंटीरियर चैम्बर हो चाहे पोस्टीरियर चैम्बर, उसमें हम क्या पाए जाते हैं, एक्वस पाया जाता है। इन केस ऑफ आयराइडोसेक्लाइटिस, यानी ठीक है। और एक्वस का फ्लेयर कब होता है, फ्लेयर मतलब एकदम पूरी तरह फैल इधर उधर होता है आपका आयराइडोसेक्लाइटिस में, यानी आयरिस और सिलरी बॉडी के इन्फ्लामेशन में हमारा क्या होता है, एक्वस फ्लेयर होता है। पस क्या होता है, सेकंड पॉइंट है आपका पस, हाइपोपियन ड्यू टू कार्नियल अल्सर आयराइडोसेक्लाइटिस, यानी पस कब होता है, जब आपका कार्निया में यानी एंटीरियर चैम्बर में आपका पस की तरह दिखाई देने लगे तो उसे हम हाइपोपियन बोलते हैं। ये आपका कार्नियल अल्सर में हो सकता है या फिर आयराइडोसेक्लाइटिस की कंडीशन में हो सकता है। अब ब्लड में देखिए, अगर आपका इंटीरियर चैम्बर में ब्लड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइफेमा बोलते हैं, उसे हम हाइफेमा। वो कब होता है, ड्यू टू ट्रामा, यानी कि ट्रामा की यानी चोट लगने की वजह से ही ब्लड हमारे इंटीरियर चैम्बर में आता है। ठीक है, अब देखिए लेंस मैटर क्या होता है, ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ लेंस, लेंस मैटर में लेंस मटेरियल जो होता है आपका लेंस
ड्यू टू डिसलोकेशन, यानी लेंस का डिसलोकेशन हो सकता है इसमें, ठीक है। इस तरह से हम एग्जामिनेशन ऑफ द इंटीरियर चैम्बर यानी इंटीरियर चैम्बर का क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है एंगल ऑफ इंटीरियर चैम्बर, यानी कि इंटीरियर चैम्बर के एंगल में हम कैसे एग्जामिन करते हैं, क्या करते हैं। देखिए, एंगल ऑफ इंटीरियर चैम्बर इज़ एग्जामिन बाय गोनियोस्कोप, यानी एंगल जो होता है इंटीरियर चैम्बर का वो किसकी सहायता से हम एग्जामिन करते हैं, गोनियोस्कोपी की सहायता से हम एग्जामिन करते हैं, ठीक है। अब आइए आपको लेके चल रहे हैं आइरिस के बारे में। आइरिस क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में देखिए। आइरिस में फर्स्ट हम कलर देखते हैं। नॉर्मली आइरिस इज़ ब्राउन इन कलर, नॉर्मली हमारी आइरिस कैसी होती है, ब्राउन कलर की होती है। लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो देखिए कैसे हैं आगे। फर्स्ट, हेट्रोक्रोमिया आइराइडिस, पार्ट्स ऑफ सम आइरिस आर डिफरेंट इन कलर, यानी कि हेट्रोक्रोमिया आइराइडिस किसे बोलते हैं, या तो उसमें आइरिस का कुछ पार्ट या फिर अलग अलग कलर हो, तो यानी कुछ पार्ट जो है आइरिस का अलग कलर का, कुछ पार्ट अलग कलर का हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमिया आइराइडिस बोलते हैं। नेक्स्ट है मडी, यानी कि हमारा आइरिस क्या हो, धुंधला हो, मटमैले कलर का हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसमें आयराइटिस होता है, यानी आइरिस में आपका इन्फ्लामेशन होता है, तो उसे हम आयराइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट है वाइट एट्रोपिक पैचेज, यानी कि क्रॉनिक आइराइडोसेक्लाइटिस। वाइट एट्रोपिक पैचेज यानी कि पैचेज की तरह जो वाइट कलर का दिखाई देने लगे, तो कब हो जाता है, आइराइडोसेक्लाइटिस, यानी क्रॉनिक हो जाता है हमारा आइराइडोसेक्लाइटिस, तब वाइट कलर का पैचेज दिखने लगते हैं। अब नेक्स्ट है, इसमें कलर के बारे में था। अब देखिए पैटर्न के बारे, आइरिस के पैटर्न के बारे में। इट्स डिफाइंड लॉस ऑफ पैटर्न इन क्रॉनिक आइराइडोसेक्लाइटिस, यानी उसका जो पैटर्न है एक तरह से बना हुआ है पैटर्न, वो डिफाइंड कब होता है, कब लॉस होता है, वो क्रॉनिक आइराइडोसेक्लाइटिस में ही होता है। नेक्स्ट है क्लोबोमा। क्लोबोमा में क्या होता है, क्लोबोमा में आपका इट इज कंजेनाइटल एबनॉर्मलीज इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर गैप। क्लोबोमा इसके पहले भी हम बताए थे, आपका ये ट्रायंगुलर गैप होता है चाहे जहाँ पे भी हो, ठीक है। आइरिस में भी आपका देखिए कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़, यानी कि इसमें कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ में होता है जो ट्रायंगुलर गैप होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एडिशन, यानी कि ऐड क्या होता है, एनी एडिशन ऑफ द आइरिस, यानी अगर आइरिस से कोई भी एडिशन हो रहा है, देखिए एनी एडिशन ऑफ द आइरिस टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कार्निया, इंटीरियर साइनेकिया और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कार्निया इज नोन एज पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस इज नोन एज पोस्टीरियर साइनेकिया, ठीक है। एनी एडिशन ऑफ द आइरिस, यानी आइरिस का अगर किसी भी तरह से एडिशन हो जा रहा है, यानी जुड़ जा रहा है किसी भी चीज़ से, टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कार्निया, अगर आइरिस का पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कार्निया, यानी कार्निया का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है, अगर आइरिस से आकर के ऐड हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर साइनेकिया बोलते हैं। अगर उसका पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस का जो पोस्टीरियर सरफेस है अगर आकर के आइरिस से जुड़ जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर साइनेकिया बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से आइरिस का एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए एंटीरियर साइनेकिया पोस्टीरियर साइनेकिया के बारे में देख लिए आप। देखिए नेक्स्ट है ट्रिमल असनेस ऑफ आइरिस, एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ आइरिस इन केस ऑफ अफेकिया, डिसलोकेशन ऑफ लेंस या फिर सबलक्जेशन ऑफ लेंस। ट्रिमल असनेस ऑफ आइरिस यानी आयराइडोडोनोसिस, यानी आइरिस जो हमारा क्या होता है, जिसे एक्वस में हिलता रहता है, या फिर एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ आइरिस इन केस ऑफ अफेकिया, और ज़्यादा आइरिस का अगर मूवमेंट होने लगे तो कब होता है ये, अफेकिया की कंडीशन में, या फिर डिसलोकेशन ऑफ लेंस, या फिर लेंस का डिसलोकेशन हो जाए, या फिर सबलक्जेशन ऑफ लेंस, या फिर सबलक्जेट हो जाए लेंस, आधा टूटा हुआ हो तब, ठीक है। ये था आपका आइरिस के बारे में। अब चलिए आपको बताते हैं प्यूपिल के बारे में, क्या होता है प्यूपिल के। देखिएगा प्यूपिल, फर्स्ट साइज नॉर्मल साइज 2 to 4 mm,
हमारे प्यूपिल का साइज कितना होता है, 2 से 4 mm जो है हमारे प्यूपिल की साइज होती है। एबनॉर्मल को हम क्या बोलते हैं, एनाइसोकोरिया। ठीक है, आइसोकोरिया होता है तो नॉर्मल है, एनाइसोकोरिया आपका एबनॉर्मल होता है। इसमें मियासिस और मिड्रियासिस कंडीशन आती है। मियासिस में आपका आपका प्यूपिल क्या होता है, एकदम छोटा हो जाता है तो उसे हम मियोसिस बोलते हैं। और मिड्रियासिस में आपका प्यूपिल क्या हो जाता है, एकदम बड़ा हो जाता है, प्यूपिल बहुत बड़ा हो जाता है, एक जगह पे रुक जाता है, उसे हम मिड्रियासिस बोलते हैं। नॉर्मली प्यूपिल इज सर्कुलर इन शेप। नॉर्मली हमारा प्यूपिल कैसा होता है, सर्कुलर होता है। एबनॉर्मल इन साइनेकिया, और एबनॉर्मल कब होता है, साइनेकिया की कंडीशन में। प्यूपिलरी अपर्चर, प्यूपिल का जो अपर्चर कैसा होता है, जो खाली स्थान है वो एकदम क्लियर होता है या फिर ऑक्लूडेड भी होता है। क्लियर है तो यानी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑक्लूडेड है किसी चीज़, अगर वाइट कलर का हो जा रहा है तो आपका कैटरेक्ट में कोई प्रॉब्लम्स होती है या फिर रेटिना में कोई प्रॉब्लम होती है, तभी जा कर के ऑक्लूड होता है। ठीक है, अब देखिए प्यूपिलरी रिएक्शंस क्या होते हैं, प्यूपिल का रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, लाइट का रिएक्शन उस पर अलग पड़ता है, डार्क रिएक्शन है तो अलग है, कॉन्टेक्चुअल रिएक्शन है तो अलग है। ठीक है, अब देखिए पॉलीकोरिया क्या होता है, ये भी एकदम इसको ध्यान रखिएगा। पॉलीकोरिया क्या होता है, द नंबर ऑफ प्यूपिल इज मोर देन 1, यानी प्यूपिल का जो नंबर होता है एक से अधिक होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीकोरिया बोलते हैं। अगर प्यूपिल का नंबर एक से अधिक हो जाए तो उसे हम पॉलीकोरिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है उसके बारे में देखिएगा। कलर, ये अब आपका प्यूपिल ख़त्म हो गया, अब लेंस के बारे में है। तो लेंस के कलर के बारे में देखिए। नॉर्मली लेंस इज जेड ब्लैक इन कलर। नॉर्मली हमारा लेंस कैसा होता है, एकदम ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, और कैसा जब चेंजिंग उसमें आती है तो कैसा कैसा दिखता है देखिए। इमेच्योर कैटरेक्ट ग्रे इन कलर, मेच्योर कैटरेक्ट वाइट इन कलर, हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट येलो इन कलर। यानी इमेच्योर कैटरेक्ट कब होता है, जब आपका ग्रे कलर का होता है हमारा, अगर हमारा लेंस जो ग्रे कलर का दिखाई देने लगे तो इमेच्योर कैटरेक्ट होता है। अगर हमारा लेंस वाइट कलर का दिखाई देने लगे तो वो मेच्योर कैटरेक्ट होता है। ठीक है, और हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट कब होता है, जब हमारा ये लेंस कैसा दिखाई देने लगे, येलो कलर का दिखाई देने लगे तो उसे हम हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट बोलते हैं। हाँ, तो अब लेंस के पोजीशन पे हम चलते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ लेंस यानी कि डिसलोकेट यानी लग्जेशन हो। डिसलोकेशन अकर्स कॉमनली इन लोअर पार्ट ऑफ द विट्रियस इन द एंटीरियर चैम्बर। ठीक है, डिसलोकेट हो जाए यानी कि लग्जेट हो जाए हमारा लेंस जो टूट करके। डिसलोकेशन यानी कि नॉर्मली हमारा जो लोअर पार्ट में यानी विट्रियस में जा सकता है या फिर एंटीरियर चैम्बर में जाता है। ठीक है, सबलग्जेशन कब होता है, सबलग्जेशन इट इज़ ड्यू टू पार्शियल रप्चर ऑफ द जोन्यूल्स, यानी कि ये पार्शियल रप्चर हो जाए चोट लगने की वजह से, जोन्यूल को में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तब जा कर के सबलग्जेट होता है। ठीक है, इस तरह से सबलग्जेशन होता है हमारे लेंस का। अब देखिए इसमें पुरकिंजे सैमसन इमेज क्या होते हैं, पुरकिंजे सैमसन इमेज। इसमें कौन सा इमेज बनता है हमारे लेंस पे, थर्ड एंड फोर्थ पुरकिंजे सैमसन इमेज इज़ एब्सेंट इन अफेकिया। यानी कि अगर हमारे लेंस में कुछ भी हो जाता है तो थर्ड और फोर्थ पुरकिंजे सैमसन इमेज हमारा एब्सेंट हो जाता है अफेकिया की कंडीशन में। ठीक है, ये था हमारा लेंस के बारे में, यानी कि इसमें सबसे जो मोस्ट टॉपिक था कैटरेक्ट का था। यानी कैटरेक्ट में इमेच्योर, मेच्योर, हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट कैसे दिखाई देते हैं। इमेच्योर में आपका ग्रे कलर का, मेच्योर में वाइट कलर का, हाइपर मेच्योर में येलो कलर का दिखाई देता है। ठीक है, ये थे लेंस के बारे में। अब आपको लेके चल रहे हैं हम पोस्टीरियर सेगमेंट। अब हमने इंटीरियर सेगमेंट के बारे में बताया, अब आपको पोस्टीरियर सेगमेंट के बारे में बता रहे हैं। देखिए, पोस्टीरियर सेगमेंट इज एग्जामिन बाई ऑप्थेल्मोस्कोप
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। यानी कि पोस्टीरियर सेगमेंट हमें चाहे विट्रियस का देखना हो या फिर रेटिना को देखना हो तो हम किसकी सहायता से एग्जामिन करते हैं? ऑप्थेल्मोस्कोप की सहायता से हम एग्जामिन करते हैं, चाहे डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप हो या फिर इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप हो, उसकी सहायता से हम एग्जामिन करते हैं। ठीक है, चलिए और आगे इसमें आपको बता रहे हैं, इसमें अगर आपका चेक करना है यानी कि लेंस को अगर पोस्टीरियर सेगमेंट को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप की सहायता से तो देखते ही, अगर हमें अलग से, ठीक है, अगर हमें अलग से उसको देखना है तो हम रूबी लेंस -56 डायोप्टर यानी 56 डायोप्टर जो है हम किस में लगाएंगे? स्लिट लैम्प में लगा करके उससे भी चेक कर सकते हैं। या फिर फंडस लेंस से, यानी फंडस लेंस आता है उसकी सहायता से, 3 मिरर कॉन्टैक्ट लेंस होता है, उसकी सहायता से भी हम रेटिना को देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम पोस्टीरियर सेगमेंट का एग्जामिन करते हैं। ठीक है, और देखिए अब लैक्राइमल सिस्टम में क्या डिजीज़ होती हैं उसके बारे में देख लीजिए। ये आपका लास्ट है, लैक्राइमल ग्लैंड। आपका लैक्राइमल ग्लैंड में एक्सरे, ऑर्बिट, यूएसजी, बी स्कैन, सीटी स्कैन, ठीक है। लैक्राइमल ग्लैंड में अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसका एक्सरे करते हैं, ऑर्बिट का निकालते हैं, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी भी करते हैं, या फिर बी स्कैन भी करते हैं लैक्राइमल ग्लैंड का, या फिर सीटी स्कैन भी निकालना पड़ता है हमें। ठीक है, इस तरह से हम लैक्राइमल सिस्टम के बारे में देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका बी लैक्राइमल पैसेज, यानी बाय सिरिंजिंग प्रोसेस, यानी सिरिंजिंग प्रोसेस के द्वारा, यानी सिरिंजिंग करके हम लैक्राइमल पैसेज, अगर यानी कि ये भी आपका सिखाया भी जाता है आपको प्रैक्टिकली, जो सिरिंजिंग करके किया जाता है, यानी कि हमारे आँखों से अगर आंसू नहीं निकल रहा है, अगर आँखों से आंसू ज़्यादा बह रहे हैं यानी कि बाहर निकल रहे हैं, तो हमारे जो पैसेज होते हैं उसके थ्रू आपका टीयर्स नहीं जा रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं? सिरिंजिंग प्रोसेस करते हैं, सिरिंजिंग करके पैसेज को ओपन कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम उसमें क्लियर कराते हैं। अगर नहीं करेंगे तो उसमें एक डिजीज़ आती है, डायक्रोसिस्टाइटिस होती है। ठीक है, DCR बोलते हैं, डीसी डिजीज़ बोलते हैं, डायक्रोसिस्टाइटिस। ठीक है, लैक्राइमल सिस्टम की डिजीज़ है। इस तरह से आज हमने आपको इसमें क्लियर कराया है। ये थे आपके इन्वेस्टिगेशंस, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं, एग्जामिनेशन, यानी आई का एग्जामिनेशन। हमने 3 तरह से इसको 3 तरह से, अगर एग्जामिनेशन ऑफ द आई है उसको 3 तरह से किया जाता है। फर्स्ट आपका हिस्ट्री कैसे लिया जाता है, सेकंड आपका एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, थर्ड आपका इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, चलिए ये भी आपको इसमें हम बता दे रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशंस कैसे, किसकी सहायता से किया जाता है उसके बारे में। ठीक है, इसको नोट करिएगा। इन्वेस्टिगेशंस में हेडिंग डाल दीजिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस, किसकी सहायता से करते हैं उसके बारे में। टोनोमेट्री या फिर क्रेटोमेट्री, गोनियोस्कोपी, पेरीमेट्री, वाइटल स्टेनिंग। ठीक है, चलिए पहले एक एक करके देखते हैं। ठीक है, टोनोमेट्री क्या होता है? टोनोमेट्री से हम क्या करते हैं? इंट्राऑकुलर प्रेशर, यानी कि आई का जो प्रेशर होता है उसको हम मेज़र करते हैं कि हमारे आई में कितना प्रेशर है, कम है या ज़्यादा है, तो टोनोमेट्री हम करके चेक करते हैं। और सेकंड आपका क्रेटोमेट्री, इसके बारे में तो आपको मालूम ही हो गया होगा। क्रेटोमेट्री की सहायता से कार्निया के कर्वेचर को मेज़रमेंट करते हैं। नेक्स्ट है गोनियोस्कोपी, यानी गोनियोस्कोपी करके हम आपका एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, जो एंटीरियर चैम्बर का एंगल होता है उसका हम मेज़रमेंट करते हैं। पेरीमेट्री से हम आपका विजुअल फील्ड है, विजुअल फील्ड का मेज़रमेंट पेरीमेट्री की सहायता से करते हैं। ठीक है, और वाइटल स्टेनिंग है हमारा, यानी कि आई का जो है वाइटल स्टेनिंग करके देखते हैं। या फिर
अल्ट्रासाउंड की सहायता से हम ए स्कैन, बी स्कैन करके अल्ट्रासाउंड से हम करते हैं। ठीक है, ए स्कैन की सहायता से आपका इसमें पूरा क्लियर करके, या फिर लेंस का अगर पावर निकालना है तो भी हम ए स्कैन का यूज करते हैं। बी स्कैन है आपका, बी स्कैन से अगर चोट वगैरह लग गई है तो बी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन में या तो ऑर्बिट का या फिर स्कल का पूरा सीटी स्कैन हम निकालते हैं, तो इस तरह से पता चलता है। और एक्सरे, एक्सरे में हम ऑप्टिक नर्व, स्कल, ऑर्बिट, ऑप्टिक कैनाल, यानी एक्सरे में हम ऑप्टिक नर्व का एक्सरे निकालें या फिर स्कल का या फिर ऑर्बिट का या फिर ऑप्टिक कैनाल का एक्सरे निकालते हैं, तो उसमें अगर हमारे आँख में कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसमें क्लियर आएगा। ठीक है, इस तरह से हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस करके आपको बताते हैं, यानी कि उसमें पूरी तरह से होता है। यानी कि टोटली आपका हमने आज क्लियर कराया है एग्जामिनेशन ऑफ द आई, यानी कि आई का एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में आज हम आपको बताए हैं। जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक था हिस्ट्री टेकिंग, यानी कि हिस्ट्री कैसे लिया जाए, और सेकंड टॉपिक था हमारा एग्जामिनेशन, यानी आई का एग्जामिनेशन कैसे कैसे किया जाता है उसके बारे में था। और थर्ड हमारा था स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, यानी इन्वेस्टिगेशन करके हम किस तरह से इसको आई के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो अगर आप इतना पढ़ लेंगे, अगर आप इतना पढ़ रहे हैं तो आप श्योर, मैं कह रहा हूँ आपका एक एक नंबर जो है इसमें ज़रूर फंसेगा, आपका ज़रूर आप इसका निकालेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ हमने बताया है आपको इसमें ज़रूर से ज़रूर आपका कोई भी टीचर्स पहुँचेगा आपके क्लास में या फिर कोई कहीं पे भी जाएंगे तो इसी में से आपका एक एक नंबर पूछा जा सकता है। तो हमने इसमें सब कुछ आपका आई से रिलेटेड लगभग सब कुछ हमने कवर करा दिया है। तो आप लोग इससे बढ़िया तरीके से इसे नोट भी कर लीजिए और बढ़िया से इसे 2 बार 4 बार इसको याद कर लीजिए, जिससे आपको कभी भूले भी ना, और इसके बारे में जानते भी रहिए, क्योंकि कहीं भी जाएंगे आपको ये नॉर्मली कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब इस तरह से आज हमने आपका एग्जामिनेशन ऑफ द आई को कवर कराया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिसमें आपका सभी डिजीज़ के बारे में हम बताएंगे, आई की डिजीज़ के बारे में और जनरल डिजीज़ के बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके फ्रेंड भी देखना चाह रहे हैं तो अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आप लोगों का